असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। जागती आंखों के संगी रात गुजर चुकी थी, मगर पहाड़ों के पीछे से नमूदार होती हुई सुबह भी इन तीन लोगों के लिए कोई मुस्बत खबर ना ला सकी, जो कल से अब तक हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में यहाँ से वहाँ घूमते हुए रफाकत के मुकम्मल होश में आने के मुंतजर थे। अजीत और शफात कुर्सी की पुष्ट से सर टकाए बेहद थकन सतह से आंखें मूंदे बैठे हुए थे, जबकि सुलेमान यहाँ से वहाँ टहलते हुए वक्फे वक्फे से गुजरफर का नंबर मिला रहा था, जो कि मसलसल बंद जा रहा था। आपका मिलाया हुआ नंबर पता नहीं कहाँ है, ये उल्लू का पटा। एक ही रिकॉर्डिंग से स्विच होकर उन्हें बड़बड़ाते हुए मोबाइल कान से हटाया। जनफर बिना शर्ट के बेड पर औंधा लेटा हुआ इस वक्त मीठी नींद में था, जब मलिया ने उसके बराबर में बैठकर अपने गिले बाल उसके गाल पर लगाए। उसकी नींद में हलल पैदा हुआ और वो कॉफर से करवट लेकर सीधा हुआ। गुड मॉर्निंग, उसने खुशदिली से विश किया। वो उसे बस मुंदी मुंदी आंखों से घूरने लगा। हाँ पता है, तुम्हें ऐसे नींद से जगाना पसंद नहीं है, लेकिन ये आखिरी बार था यार, इसलिए इग्नोर करो। उसने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए कहा, तो वो कुछ ना कह सका। है ये लो तुम्हारी तुम्हारे मोबाइल की बैटरी। उसने खुद ही बात बदलते हुए बैटरी की जानब बढ़ाई। बहुत मेहरबानी आपकी कि आपको ये वापस करने का ख्याल आ गया। उसने बैटरी लेते हुए तर्स किया। बस अब शुक्रिया कहकर शर्मिंदा ना करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करके हमें वापसी के लिए रवाना होना है। वो कहते हुए बेड से उठकर खड़ी हुई। उसे कोई जवाब देने की बजाय जनफर ने बेड क्रोम से टेक लगाते हुए साइड टेबल पर से अपना मोबाइल उठाया और उसमें से बैटरी लगाने लगा, तो वो भी कमरे से बाहर चले गए। जब तक मोबाइल ऑन हुआ, उसे पास पड़ी हुई अपनी मेरून टी शर्ट उठाकर पहनी और फिर मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करने लगा। लाफितों को सलमान, शफात, उजैर और रुबैत की जन्म से बेताशा पैगामात मौसूल होने पर वह ठटक गया और सबसे आखिर में आया सलमान का मैसेज चेक किया। रफाकत भाई की तबीयत ठीक नहीं है जनफर, तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। ये मैसेज पढ़कर उसका दिल धक से रह गया। उसने अगले ही बार सलमान का कॉल की, जो कि कुछ आंद लम्हों बाद ही रिसीव हो गए। मामू क्या हुआ पापा को? उसने पहला सवाल ही ये किया। पापा के बच्चे, तुम हो कहाँ रात से? मोबाइल क्यों बंद था तुम्हारा? दूसरी जन्म से, वो भी बेड से। चार्ज नहीं था तो बंद हो गया। आप ये बताएं कि पापा कैसे हैं, उन्हें क्या हुआ है? उसने उछलते हुए बात बनाते हुए पूछा। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, कल शाम से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वक्फे से गुंदगी में तुम्हारा नाम पुकार कर फिर वो बेहोश हो जा रही हैं। तुम बस जल्दी से यहाँ जाओ, हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड किया है मैंने तुम्हें। उन्हें फिक्रमंदी से मुख्तसर तफसील बताए। अभी आ रहा हूँ मामू, बस अभी आ रहा हूँ। उसने जल्दी से यकीन दहानी करवाई और लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। मलिया, मलिया। बहुत पर से कमर हटाकर उसे पुकारता हुआ बैठ के जाना लपका। भैया आगे। अचानक उबैद ने एक तरफ देखते हुए कहा। साहब उस तरफ मतवज्जो हो गए तो गुजरफर मलिया के हमरा परेशान सा उस तरफ आता हुआ नजर आया। पापा कैसे हैं? वो पूछता हुआ करीबा का रुका। गुजरफर साहले यकदम उसके गले लगकर फिर रोने लगे, जिनका वो सर सिलाने लगा, जबकि मलिया हम मुझसे किनारे पर खड़ी हो गई। पापा ठीक तो है ना मामू? उन्हें जोरों से डरते दिल के साथ पूछा। अभी तक बेहोश हैं, बस वक्फे वक्फे से तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। मैं डॉक्टर को बताता हूँ कि जनफर आ गया, उसे मिलने की इजाज़त दी जाए, शफात ने कहा और जल्दी से आगे बढ़ गई, जबकि जनफर साहली को दिलासा देने लगा। मुझे हमेशा पापा पर गुस्सा ही आता था कि वो क्यों हम सबसे खींचे खींचे रहते हैं, भैया पर गुस्सा करते हैं, मम्मी से ठीक से बात नहीं करते, मगर आज उनकी हालत देखकर डर क्यों लग रहा है? सोफा पर बैठी हुई जोहा सबिया के कंधे पर सर टिकाए तासुर से बोली, क्योंकि तुम उनसे जो मोहब्बत करती हो और जिनसे मोहब्बत हो उन्हें तकलीफ में देकर अच्छा नहीं लगता। उसने नरमी से वजह बताई। तो आज से पहले ये मोहब्बत क्यों महसूस नहीं हुई थी? उसने फिर सवाल किया। क्योंकि आज से पहले ये मोहब्बत तुम्हारे गुस्से के नीचे दबी हुई थी, आज गुस्सा राख बनकर उड़ गया, इसलिए मोहब्बत महसूस हो रही है। उसे फिर मुश्किल आसान की, जिस पर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। पापा ठीक हो जाएंगे ना भाभी? उसने जो कोया यकीन दहानी चाहिए। इंशाल्लाह। उसने पुर उम्मीद अंदाज में जुहा के कांधे के गिर्द बाजू हल किए थे। डॉक्टर से इजाजत लेकर गुजरफर रूम में आया। पापा आई एम सॉरी, आप चाहते थे ना कि मैं हर मैदान में आपको हराऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका और खुद हार गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, मगर मुझे आपसे भी शिकायत है। आपने क्यों हर बार गिरने पर मुझे प्यार से सहारा देने की बजाय साथी के जबक का इस्तेमाल किया? अगर आप उस रोज सिर्फ एक बार सबके सामने ये बोल देते कि आपका बेटा चोरी नहीं कर सकता, तो आधी जंग मैं वहीं पर जीत आ देता, मगर आपने तो उल्टा मुझे ही हरा दिया। क्यों? क्या आपको अपने खून पर, अपनी तरबियत पर यकीन नहीं था? उठे और जवाब दे मुझे कि क्यों किया आपने ऐसा? क्यों क्यों? अब वो माथा उनके पेड़ पर ढकाया बिल्कुल रोने लगा। आज उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। गाजी ने नकारत अमेज लहजे में पुकारा। यही, हाँ यही वो अल्फाज थे, वो लहजा था, वो प्यार था जिसके लिए वो कब से तड़प रहा था। रफाकत ने बहुत कम ही सही, मगर प्यार से उसे हमेशा गाजी कहकर पुकारा था। फिर से कहीं पापा? वो बेताब सा होकर चेहरा उनके मजीद करीब लाया। गाजी,
مجھے معاف کر دو بیٹا، انہوں نے رک رک کر کہا اور ساتھ ہی آنسو ان کی آنکھ کے کنارے سے پھسلا۔ ایک شرط پر کروں گا، اسی طرح پھر سے کہہ دے اگر پیار سے۔ اسے مسلسل بہتی آنکھوں کے سنگ کامتی ہوئی آواز میں فرمائش کی۔ صرف پیار سے کہہ دینے سے ہماری غلطی کا ازالہ نہیں ہوگا۔ وہ بے حد شرمندہ تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ساتھ ساتھ سینے سے بھی لگا لیں۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے مسکرا کر نئی فرمائش کی۔ انہوں نے بنا کسی حجت کے فوراً اپنی باہیں کھول دی، جس میں ایک لمحہ بھی برباد کیے وہ سرائے سے سما گیا، اور پھر دونوں باپ بیٹے ضبط کے سارے بندھن ڈال کے چھوڑ کر اتنے روئے کہ آنسو کے ڈیلے میں ساری بدگمانیاں بہہ گئی۔ سبیہ، تم ہاسپٹل جانا چاہتی تھی نا، تم جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا، مگر میرے بیٹے کو لے کر الگ مت کرنا۔ انہیں سمجھاؤ کہ مجھ سے غلطی ہو گیا۔ کوئی راستہ نہ ملنے پر سبیہ کی جنم لب کی باقی سب کا پتہ نہیں، لیکن در حقیقت آپ کو سب سے پہلے غضنفر سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کا بہت ہی نقصان ہوا ہے آپ کی وجہ سے۔ سبیہ نے سنجیدگی سے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ سب بے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو بھیا سے معافی مانگنی چاہیے۔ زہرا نے بھی ان کی تائید کی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں۔ انہیں رضامند ہوتے ہوئے پھر سے گزارش کی۔ رفاقت نے آہستہ آنکھیں کھولی تو بجائے غضنفر کے اب ملیحہ کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر انہیں تعجب ہوا۔ غازی، انہیں آہستہ سے پکارا تو ملیحہ متوجہ ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کافی دیر سے آپ کے پاس تھے پاپا، اب تھوڑی دیر پہلے ہی ممی کے پاس گئے ہیں، انہیں بیڈ کے پاس آتے ہوئے بتایا، اور ساتھ ہی سٹول کھینچ کے بیٹھ گئے۔ ساحلے بھی یہاں ہیں؟ انہیں مزید تعجب ہوا۔ جی، جب سے آپ یہاں پر ایڈمٹ ہوئے ہیں وہ بھی بہت پریشان ہے اور زبردستی ضد کر کے وہ یہاں آئی ہیں۔ اسے تفصیلی جواب دیا۔ وہ کچھ نہ بولے۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ وائف کے معاملے بہت لکی ہیں آپ، ممی بہت پرواہ کرتی ہیں آپ کی، کہ اتنی تو شاید غضنفر کی بھی نہیں کی ہوگی۔ اسے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں احساس دلانا چاہا۔ ویسے کتنے سال ہو گیا آپ لوگوں کی شادی کو؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ شاید 29 یا 30 سال، انہوں نے اندازہ لگایا۔ ماشاءاللہ، تو کیا ان 30 سالوں میں ممی نے کبھی آپ سے کوئی لڑائی برائی کی ہے، یا کسی بات سے انکار کر کے چیخی چلائی ہو، یا آپ کی شکایت کی ہو کہ کسی سے؟ اس نے انجام بڑھتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے پرسوچ انداز میں نفی کی۔ ملیحہ نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی انہیں مزید سوچنے دیا اور خاموشی سے اٹھ کر روم سے باہر آ گئے۔ پاپا جاگ کے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں ممی، اس نے قریب رکتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ مجھے؟ وہ تعجب سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی آپ کو، جائے مل لیں۔ اسے مسکراتے ہوئے کہا تو انہیں یقین نہیں آیا۔ جائے ممی؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے غضنفر نے بھی اکسایا تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی روم کی طرف چلی گئی، جبکہ ملیحہ غضنفر کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کیا باتیں کر رہے تھے تم ممی سے؟ اسے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ اٹس پرسنل، اس نے شرارتاً بات گھمائی۔ اوکے، اس نے بھی شرارت سمجھتے ہوئے ضد بحث نہیں کی تھی۔ ساحلیہ روم میں آنے کے بعد سٹول پر آ کر بیٹھ گئی، مگر دونوں میں سے اب تک کوئی گفتگو میں پہل نہیں کر پایا تھا اور نتیجن دونوں کے بیچ خاموشی حائل تھی۔ تم ہم وہاں ہاسپٹل کیوں آ گئی؟ باللہ رفاقت نے سنجیدگی سے پہل کی۔ فکر ہو رہی تھی، انہیں منمناتے ہوئے جواب دیا۔ تو یہاں آنے سے کون سا فکر کم ہو گئی ہے؟ انہیں سوال اٹھایا۔ بظاہر انداز میں وہ وہی سنجیدگی تھی، مگر آج اس سنجیدگی سے سختی کی تپش نہیں آ رہی تھی۔ آپ کو دیکھ کر اطمینان آ گیا، انہیں نظریں اٹھا کر دھیرے سے کہا۔ غضنفر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا تو سوچ میں گم ملیحہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اب سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ غضنفر، ہماری حلہ پاپا کی طبیعت ٹھیک ہونے دو اور پھر بات کریں گے اس معاملے پر۔ وہ کچھ کہنے لگے تھے کہ اس نے سنجیدگی سے بات کر کر ختم کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، اور اسے بھی اس وقت مزید کچھ کہنا مناسب نہیں لگا تو خاموش ہو گئی، جس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو کر اپنی منزل کی جانب چل پڑی۔ چاند روز میں ہی رفاقت کی حالت قدر بہتر ہو گئی تھی، جس کے باعث انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اب وہ گھر کے بیڈ پر موجود تھے۔ رفاقت کی حالت کے باعث سب کی پریشانی دیکھتے ہوئے بہت سی باتوں کو بعد کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، جیسے عزیر اور سبیہ کا الگ ہونا یا نہ ہونا، غضنفر کا واپس گھر میں آنا، اس کا شاہانہ کو معاف کرنا یا نہ کرنا، اور شاہانہ کا یہاں رہنا۔ اب جبکہ رفاقت خیر و عافیت گھر واپس آ گئی ہے تو وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ان باتوں کا فیصلہ کیا جائے، اور اسی مقصد کے تحت سب لوگ اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھے۔ رفاقت بیڈ کروں سے ٹیک لگائے کمل اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے برابر میں ساحلیہ موجود تھی۔ ایک بڑے سے ڈبل صوفے پر دردانہ اور شفاعت موجود تھے، اور دوسرے ڈبل صوفے پر ملیحہ غضنفر کے ہمراہ اور سبیہ عزیر کے سنگ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ایک سنگل صوفے پر مجرم کی طرح شاہانہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔
اللہ का शुक्र है कि कुछ ही दिन में रफाकत की तबीयत संभल गई है और ये घर आ गया है। दुर्दाना मतवादन अंदाज में कहने लगी, इसलिए मैंने सोचा है कि जो बातें बात में डाल दी गई थी अब उन पर बात कर ली जाए, इसलिए तुम सबको यहाँ पर जमा किया है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया जो सबने मुझे सुना। सबसे पहले उज़ैर और सबिया, तुम दोनों बताओ कि क्या तुम लोग आप भी अलग होना चाहती हो या अपना फैसला बदल दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई। उनकी बात पर दोनों ने पहले एक दूसरे की जन्म देखा और फिर उज़ैर गोया हुआ, दादी हमने अलग होने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर होने वाली रोक टोक और नोक झोंक से हम तंग आ गए थे। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो हम कहीं नहीं जाएंगे। उज़ैर ने पहले से तरतीब दिया जवाब गोलमोल अंदाज में पेश किया। ठीक है, उन्हें इस बात में सर हिलाया। रफाकत और शफात, उज़ैर ने मुझे बताया कि जोहा के हवाले से उबैद की पसंदीदगी के बारे में क्या तुम दोनों को इस रिश्ते पे कोई एतराज़ है। उन्हें संजीदगी से पूछा। नहीं अम्मा भी, मुझे भला क्या एतराज़ होगा। रफाकत ने रजामंदी दी तो दुर्दाना ने शफात की जन्म देखा। बिल्कुल, मुझे भी कोई एतराज़ होगा, मुझे भी बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, दोनों अपने ही बच्चे हैं। उनने भी ताई थी, तुम भी राजी हो सालिया। दुर्दाना ने उसे पूछा। जी अम्मा जी, माशाल्लाह से उबैद देखा वाला अपने घर का बच्चा है। उन्हें भी भरपूर रजामंदी जाहिर की। ठीक है, तो फिर बस जोहा से पूछकर हम कुछ दिनों में इंशाल्लाह बाकायदा दोनों का रिश्ता तय कर देंगे। उन्होंने एक फैसला सुनाया जिस पर सब ने खामोशी से रजामंदी दी। शहाना खुद अपना वो मुकाम खो चुकी थी जिसके रहते हुए उन्हें किसी फैसले पर शामिल किया जाता, और अब बारी थी सबसे अहम बात की। गजनफर बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं हम सभी बराबर के शरीक थे। मैं जब भी इस घर में आता हूँ तो ना चाहते हुए मुझे वो सब बातें याद आकर तकलीफ देती हैं जिन्हें भूलने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो बेटा, बस अब हमारी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। रफाकत ने आजिज़ से गुजारिश की। कर लूंगा, मगर बरसों का मेल है, इसलिए साफ होने में वक्त लगेगा और तब तक मैं मामू के साथ ही रहूंगा। उसे रजामंद देते हुए अपना इरादा बताया। मामू प्लीज, हम फैसला कर चुकी हैं और ये अपनी मर्जी से वापस जा रही है। आपको कोई जरूरत नहीं है हम हुआ कुछ भी समझाने की। हाल में मौजूद गजनफर ने चिड़कर बात खत्म करनी चाहिए तो सलमान ने मलिया की जन्म देखा जो अपने हैंड कैडी के संग हम मुझसे नजरें झुकाए खड़ी थी। अब तुम क्यों चुप हो गई हो, बताओ उन्हें। गजनफर ने उसे भी घसीटा। तो ठीक कह रही है ना मामू, हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर हमें रजामंदी से ये फैसला किया है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, इसलिए हम दोनों की बेहतरी है। उसने मुझे दिल के साथ नजर झुकाए उंगलियों से खेलते हुए जवाब दिया। बस सुन लिया आपने, अब जाएं हम। गजनफर ने इजाजत चाहिए। अब जब तुम लोग फैसला कर ही चुके हो तो फिर मर्जी ही है तुम्हारी। बिलार उन्होंने भी इख्तियार डाले। शुक्रिया, चलो मलिया, गजनफर ने कहते हुए उसका हैंड कैरी पकड़ा। उसे घसीटता हुआ बैठ के जाना बढ़ गया। अल्लाह हाफिज मामो, मलिया ने नजर उठाकर रंजीदा अंदाज में कहा, जिसका उन्होंने तरकी जर्मनी से जवाब दिया, और फिर वो गजनफर के पीछे चली गई जबकि वो वहीं पर खड़े इन दोनों को दूर होता हुआ देखते रहे। हाय, पता नहीं कब मिलेगी वो है। लो तुम्हारी मंजिल तो आ गई। गजनफर ने गाड़ी रोकर कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसमें से चलता हुआ टेप बंद किया जिससे ये बोल सुनाई दे रहे थे। चलो अब उतर कर जाओ अंदर। बैग उतार लोगी ना, उसने कहते हुए पूछा। उसे मुझसे कहकर सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से बाहर आ गई। पिछली नशीस का दरवाजा खोलकर उस पर रखा वो अपना सुरो हैंड कैरी निकाला और दरवाजा वापस बंद करते हुए चंद कदम पीछे हो गई। अल्लाह हाफिज, गजनफर ने मुस्कुराते हुए कहकर हाथ लाया तो जवाबन वो भी बामुश्किल मुस्कुराई। फिर गजनफर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी जिसे वो वहीं पर खड़ी तब तक दूर जाता हुआ देखती रही जब तक आंखों में आंसू आने वाले आंसू के बायस वो पूरा मंजर धुंधला नहीं गया। टिक टिक टिक, कांच के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मोबाइल में मसरूफ सलमान ने इसी अंदाज में जवाब दिया। इजाजत दी तो फारूक दरवाजा धकेलता हुआ अंदर आया। सर, जिनके बारे में आपने मालूम करने का कहा था ना, मैंने कुछ पता चला उनके बारे में। अभी वो नजदीक आकर बोल ही रहा था कि सलमान मोबाइल छोड़ छाड़ उनके जाना मुतवज्जो हो गए। जी सर, वही बता रहा हूँ, कल उसके बारे में छानबीन की थी मैंने अपने तौर पर, मगर कुछ खास पता नहीं चला। बस वही बातें पता चली जो मैं आपको पहले से पता है। उसने मुहज़्ज़म अंदाज में वजाहत की तो सलमान की आंखों में जलते उम्मीद के दिए फिर से बुझ गए और चेहरे पर मायूसी छा गई, जिसके बाद फारूक को भी थोड़ा अफसोस हुआ। गुड आफ्टरनून, तभी गुजरफर खुशगवार मूड में कहता हुआ रूम में दाखिल हुआ जिस पर दोनों चौंके। क्या हुआ, सब हैरियत है ना। इन दोनों के संजीदा तासा देख के वो लम्हे बढ़ को टटका। हाँ हाँ, सब ठीक है, सलमान ने खुद को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया। तुम बताओ कहाँ थे। उनने मौजूद बदलते हुए मेज पर पड़ी हुई फाइल खोले। पहले मलिया को उसके घर ड्रॉप किया, फिर वहां से एक काम निपटाता हुआ सीधा शोरूम गया। उसे कुर्सी की पुश पर टेक लगाते हुए बताया। तुम साले से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी। उन्हें फाइल का सफा पलटते हुए पूछा। नहीं, बस उसे बैठ से ड्रॉप करके आ गया हूँ, उसने सरसरी जवाब दिया। फिलहाल तो तुम आ गए हो, मगर ये हुला वाला इंकशाफ होते ही वो बुरी तरह से फटेगा, संभल कर रहना उसे। उन्हें नजर उठाकर मशवरा दिया।
हाँ, ज़हनी तौर पर तैयार हूँ मैं, उसने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। और आपको क्या ज़रूरत थी सुबह मलिया के सामने ओवर एक्टिंग करने की कि बेटा ऐसे घर से मत जाओ, रुक जाओ, सोच लो, अगर वो सच में रुक जाती तो? उसने अचानक याद आने पर सीधा होकर उनकी नकल उतारते हुए बाज पर्स की। वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, बेचारी बहुत उदास लग रहे थे। उन्होंने कंधे उचकाते हुए वजाहत की। आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी मुश्किल से राजी किया है मैंने उसे। मैंने उस बेचारी को खुला के लिए, और बस अभी उदास है। जब किसी अच्छे इंसान से शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ेगी तो सब भूल भाल जाएगी, उसने कहते हुए मुस्तकबिल के हवाले से अंदाजा लगाया। जवाब में कुछ ना कहते हुए भी वो फिर फाइल की जाना मुतवज्जो हो गया। अब बस किसी तरह से मिस एस को ढूंढना है, फिर लाइफ में सुकून ही सुकून होगा। उसने फिर से कुर्सी की पूछ से टेक लगाते हुए खुद कलामी की। सुलमाने की नजर उसको देखकर नफी में यूं सा हिलाया, गोया कह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे सुबह उसी वक्त ही ऑफिस फोन करना चाहिए था जब ये घर आई थी। खैर उठो और चलो मेरे साथ। साले साहब आप मुश्किल जब्त करते हुए सोफे पर से उठकर मलिया की जाना पड़े। पापा पूरी बात तो सुन ले तो हमल से, मलिया ने भी उठते हुए रोका, जबकि राजिया भी अपनी जगह से उठ चुके थे। क्या सुनो? और अब इसके बाद कुछ सुनने समझने के लिए बचा है कि मेरी बेटी के ऊपर हुल्ला की नौबत आ गई है। वो सत बरहम हुए। साले साहब अभी भी ऑफिस से लौटे थे, और जहां मलिया को देखकर उन्हें खुशगवार हैरत हुई थी, वहीं उनके आने का सबब जानकर अब उनका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया था। अम्मी आप समझाए ना। उन्हें बिगड़ता देखकर उसने राजा से मदद मांगी। क्या समझाओ? ठीक तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा कि उस दिन के लिए हमने तुम्हारी शादी की थी, वो तो वैसे ही सुबह से उससे हवा थी। चलो तुम अभी मेरे साथ, अभी जाकर सारे कस बस निकालता हूँ उसके। उन्होंने भी फिर इसी अंदाज में कहा। क्या होगा मेरे जान से? फिलहाल सब बड़ों के बीच में मामला रफा दफा हो जाएगा, मगर बाद में फिर वही सब करेंगे। और मेरे साथ जिसकी वजह से उल्ला की नौबत आई है, हम दोनों के मिजाज में बहुत फर्क है, और जब वह खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्यों करूं वहां जाके? तो मैं क्या करूं वहां जाके? उसे रोमांसी होकर तस्वीर का दूसरा रूह दिखाना चाहा। तो ये बात तब याद नहीं आई थी उसे जब वो तुमसे शादी के लिए पागल हो रहा था और तुमने भी हमारी नहीं सुनी। वो यकदम गुस्से से चिल्लाया, जिसके बाद लम्हे भर को राजा भी हिल गए। मुझे क्या पता था तब के बाद में ऐसा कुछ हो जाएगा, वो बेबसी से कहते हुए यकदम रो पड़ी। तो लम्हों में उनका गुस्सा जाके ત્યાં बैठ गया, और उन्होंने एक बेबस निगाह राजा की जन्म देखा, जो खुद भी शशोपन की कैफियत में थी, क्योंकि उन्हें बैक वक्त अपनी बेटी पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। अच्छा चलो तुम परेशान नहीं हो, हम बात करते हैं। उन्होंने बात सिमटते हुए पुरसोच अंदाज में उसके सर पर हाथ रखा, जिसके जवाब में वो कुछ ना बोली। तो वक़्त सालिक साहब ने जब फ़ोन पर रफ़ाकत को ये सब बताया तो वो भी शर्मिंदा रह गए, और उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए फ़ौरन सलमान के हमरा जनफर को तलब किया, जो कि खिलाफ तवक्को बासानी चला आया। ये हम क्या सुन रहे हैं जनफर? तुम ये किन चक्रों में पड़ गए हो? दुर्दाना ने साथी से बात पर शुरू की। किसी चक्कर में नहीं पड़ा हूँ दादी, बस एक गलत फहमी थी जो दूर हो गई, और अंदाज़ा हुआ कि मेरा मलिया से शादी का फैसला ठीक नहीं है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है जनफर, कि जब दिल चाह कर ली, जब दिल चाह तोड़ दे। रफ़ाकत भी बढ़म हुए। बिल्कुल, लेकिन शादी कोई जबरदस्ती का सौदा भी नहीं है कि ना चाहते हुए भी दो लोगों को जबरदस्ती एक रिश्ते में बंद कर रखा जाए। उसने तुर्की बात तुर्की जवाब दिया। तुम शायद भूल रहे हो कि जिस शादी को तुम जबरदस्ती का कह रहे हो, ये तुम्हारी ही जिद थी, जिसे पूरा करने के लिए तुम किडनैपिंग जैसी गिरी हुई हरकत करने से भी नहीं चौंके थे। सालिक ने जरा अंदाज में उसे याद दिलाया। मुझे याद है, और मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी, बल्कि गलत फहमी थी कि मुझे मलिया पसंद है, मगर शादी के बाद एहसास हुआ कि हम दोनों बहुत अलग हैं और हमारा एक साथ गुजारा मुमकिन नहीं है। उसने तमीज़ के दायरे में रहते हुए इतराज़ किया, और उन्होंने गुस्से से उसको घूरा। मेरे ख्याल में तुम लोगों को अपने रिश्ते को थोड़ा सा मजीद वक्त देना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने तो हुए हैं शादी को। अचानक सलमान ने मुदाखलत की तो सब उनकी जाने मुतवज्जो हुए, जिसमें हैरान सा गजनफर भी शामिल था। नहीं मामू, ऐसा करना सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। काफी देर से चुप बैठी मलिया ने भी लब खोले। लेकिन बेटा, जल्दबाजी के फैसले भी ठीक नहीं होते, सुलेमान ने नरमी से कायल करना चाहा। मलिया हमारे साथ घर चलेगी, बस बहुत हो गया फैसला। सुलेमान ने बात खत्म की। ये तो आप कह रहे हैं ना, अपने बांजे की मर्जी पूछे। राजा ने तंजिया अंदाज में ध्यान दिलाया, तो सलमान ने गजनफर की जन्म देखा। आप जबरदस्ती कर रहे हैं मामू, उसे दोबारा एहतजाज किया। ठीक है तो फिर तुम अभी इसी वक्त मलिया को तला दो, अचानक सालिक ने कहा। तो सब हैरानी से को देखने लगे। मैं उसको तलाक क्यों दूं? उसे चटपटा कर सवाल किया। क्योंकि तुम इसके साथ नहीं रहना चाहते ना, उन्हें याद दिलाया। वो तो ये भी नहीं चाहती तो ये हुला ले ले, मैं तलाक नहीं दूंगा, उसे नजरें चुराते हुए इनकार किया। गजनफर, मलिहा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, हमें आपस में कुछ बात करनी है। तभी दुर्दाना ने कुछ सोचते हुए दोनों को हुक्म दिया। उनकी बात पर पहले गजनफर झटके से उठकर डाइनिंग रूम से बाहर निकला, और फिर मलिहा भी मुतवाज़िन अंदाज में चलती हुई कमरे से बाहर आ गए।
आज से ठीक 1 माह बाद हमने उबैद और जोहा का निकाह तय किया है सादगी से। बाकी लोग से 2 साल बाद होगी, तो तुम लोगों के पास इस निकाह तक का वक्त है, यानी कि 1 माह। तब तक एक साथ रहो और अच्छे तरीके से अपने फैसले पर नजरसानी करो, क्योंकि अगर इस बीच तुम दोनों की सुलह हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुज़रफर तुम मलिया को बाकायदा हक महर के साथ तलाक दोगे। दुर्दाना ने संजीदगी से सबके बीच तय पाने वाला फैसला सुनाया। सोफे पर बैठी हुई मलिया खामोश रही, जबकि उसके मुकाबले बैठा हुआ गुज़रफर हैरान हो गया। क्या हम हुआ 1 महीना तक क्यों खींच रही हैं आप लोग इस बात को? उसने हैरानी को इजाफा किया। हम हुआ नहीं है, बहुत कुछ सोच समझ के सब बड़ों ने फैसला किया है, जिस पर तुम्हें हर सूरत अमल करना होगा। रफाकत ने साथी से बावर करवाया। ठीक है, मुझे मंजूर है। मलिया ने आयशा से रजामंदी दी, जिस पर गुज़रफर को बेहद गुस्सा आया। मगर मेरी एक शर्त है, वो मजीद बोली। कैसी शर्त बेटा? दुर्दाना ने पूछा। इससे 1 महीने तक मैं अम्मी पापा के साथ अपने घर में रहूंगी। उसे नजर उठाकर अपना इरादा बताया, जिस पर सब एक दूसरे की जन्म दिखा। लेकिन बेटा, साथ रहोगे तभी तो हल निकलेगा ना? सुलेमान ने ध्यान दिलाया। अब तक मुझे साथ ही थे मामू, तभी तो मसला हुआ। अब दूर रहकर भी देख लेते हैं। उसने मुहज़्ज़म अंदाज में तुर्की ब तुर्की कहा, तो वो लाजवाब हो गए। इस फासले पर मलिया के साथ हूँ मैं। सालिक साहब ने इसकी हमायत की थी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बिल्लाहर दुर्दाना ने उसकी मान ली, जबकि गुज़रफर बना बनाया हुआ मनसूबा बिगड़ने के बाद महज दिल ही दिल में बीचों ताप खाकर आ गया था। जब अच्छा खासा सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो आपको क्या जरूरत थी बीच में अपनी टांग अड़ाने की? गुज़रफर जब्त के बावजूद भी हादसा बड़ा हो चुका था। मैंने कब टांग अड़ाई? बाजी ने फोन करके बुलाया था हमें, और ये 1 महीने के इंतजार वाला फैसला भी सबका मुश्तरका था। सोफे पर बैठे हुए सलमान ने अपना दामन बजाया। अब शोरूम तो गया समझे आपके हाथ से, क्योंकि 1 महीने बाद जब उसे तलाक दूंगा तो डेफिनेटली हक महर अदा करने की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उसने मुस्तकबिल की पेश गोई की थी। बाबा गौर को देखते रहे, गोया कुछ कहने के लिए अल्फाज तरतीब देने हो। तो क्या तलाक देना जरूरी है? तुम दोनों साथ नहीं रह सकते? उन्हें संभल कर पूछा, तो वो यकदम एक जगह रुक कर उन्हें यूं देखने लगा जैसे उनकी दिमाग की हालत पर शुबा हो। होश में तो है आप? उसे हैरानी से तारीफ आई। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि मरिया अच्छी लड़की है और तुम्हें पसंद भी करती है। एक अच्छी बीवी होने वाले सारे गुण है उसमें, तो फिर मसला क्या है उसके साथ रहने में? आहर बाद में जो तुम्हें किसी से शादी करोगे ना, उन्हें संजीदगी से कुछ पहलू उजागर किए। मसला ये है कि मैं उसे मोहब्बत नहीं करता, और बाद में उससे शादी करूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिससे मेरी जान बचाई थी। उसने तुर्की बात तुर्की जवाब दिया। और जिसके पीछे तुम पागल हुए पड़े हो ना, अगर तुमसे मोहब्बत ना हुई तो? उनने सवाल उठाया। मुझे परवाह नहीं है, बस मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए यही काफी है, और मैं उसे हर कीमत पर अपने साथ रखूंगा, चाहे वो रहना चाहे या नहीं। उसने दो टोक अंदाज में फैसला सुनाया। तो फिर तुम्हारे इत्तलाक के लिए अर्ज है कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? वो कहते हुए उठकर उसके मुकाबले आए, जिस पर उसे ताजुब हुआ। मोहब्बत वो है जो मलिया तुमसे करती है। तुमने हाथ छुड़वाना चाहा, उसे छोड़ दिया, जबकि तुम जो कर रही है वो मोहब्बत नहीं, जिद है, और जिद का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। उन्हें बरह रास्त उसकी आंखों में देते हुए जिंदगी से आईना दिखाया, जिस पर वो लाजवाब हो गया। फिर वो बिना मजीद कुछ और बातचीत किए तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गए, जबकि वो होश जूं का तूं खड़ा रहा।